हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी पठालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कि ऐसे ऐसे फैक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिनसे रिएक्शन की स्पीड अफेक्ट होती है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे टोटल 6 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि जो रिएक्टेंट्स हैं एक्चुअल में उनका स्वभाव कैसा है। ठीक है, तो इसमें भी 3 चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो आ जाता है फेज। अब देखो, जितने भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो 3 फेजेस में रहते हैं, या तो सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, है ना। तो फेजेस हमारे कैसे कैसे होते हैं, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। अब आपको पता है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंस। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड, जिसकी वजह से उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, स्लाइटली कम। लिक्विड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंपैरेटिवली लूजली पैक्ड, तो उनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। गैसेस में पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री होते हैं, तो उनमें रिएक्टिविटी क्या रहती है, सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है हमारा कि भाई जो भी हम पार्टिकल्स की या रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं वो होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम लोग 11th में पढ़ते हैं ना, कि होमोजीनियस मिक्सचर्स हमारे वो होते हैं जिसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जबकि हेट्रोजीनियस में हमारे पार्टिकल्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या रहेगा, ज्यादा, एज कंपेरेटिव टू हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है केमिकल स्टेबिलिटी। अब ये भी चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि जिस भी चीज की आप रिएक्शन कराने वाले हो वो केमिकली स्टेबल है या नहीं है। देखो, अगर मुझे भूख लगी है, ठीक है, तो ही मैं खाना खाऊंगी। अगर मेरा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है, तो सेम चीज है कि जो भी हमारे पार्टिकल्स या रिएक्टेंट्स होते हैं जो केमिकली स्टेबल हैं, तो वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि हमारी नोबल गैसेज हो गई, वो ऑलरेडी क्या होती हैं, स्टेबल। ठीक है, तो वो जल्दी से रिएक्शन शो नहीं करती हैं। समझ में आ रहा है। बट अगर कोई चीज क्या है, अनस्टेबल है, तो वो क्या करेगी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रिएक्शन करेगी और रिएक्शन की स्पीड को एनहांस कर देगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है केमिकल स्टेबिलिटी के। जो भी चीज केमिकली स्टेबल होती है वो जल्दी से रिएक्शन शो नहीं करती। ठीक है, तो ये हमारा पहला फैक्टर था, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जो क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करता है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दूसरा हमारा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो, बहुत आसान है ये भी। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन से आप क्या समझते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, N/V, कि भाई एक लीटर वॉल्यूम अगर मैं ले रही हूं तो उसके अंदर किसी भी सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व हैं। ठीक है, तो N आपका क्या है, मोल्स, और मोल्स आपके क्या होते हैं, मोल्स तो देखो एक यूनिट हो गई जो हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो मोल्स का सीधा सीधा मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतने ज्यादा हमारे क्या होंगे, मोल्स। जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतने ही ज्यादा क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ही वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, टक्कर मारेंगे। और जितना ज्यादा वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। और जितना ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, जितनी जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, उतने ही जल्दी हमारी रिएक्शन की क्या होगी, स्पीड, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। ये चीज आई आपको समझ में। ठीक है, तो पहला फैक्टर हमने क्या पढ़ा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि भाई रिएक्टेंट जो है उसका स्वभाव कैसा है। दूसरा, इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि जो रिएक्टेंट हम ले रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है उतने ज्यादा मोल्स,
उतने ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, उतना ज्यादा वो आपस में कोलाइड करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन करते हैं और क्या करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म, और उतनी ही ज्यादा क्या होती है, रिएक्शन की स्पीड। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अब देखिए थर्ड फैक्टर जो है जो कि रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करता है वो होता है टेम्परेचर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो रिएक्शन की स्पीड को कैसे अफेक्ट करेगा? सोचो, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, दैट इज ओनली अ डिग्री टू मेजर हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी सब्सटेंस। टेम्परेचर क्या है कि हम एक तरीके का मेजरमेंट है कि हम पता लगाते हैं कि कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो इन शॉर्ट क्या है, एक अनदर तरीका है, ये अनदर वे है किसको, एनर्जी को मेजर करने का। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए जैसे कि सपोज मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, और उस बीकर के अंदर मैंने क्या किया, उस बीकर के अंदर मैंने क्या किया, एक रिएक्टेंट ले लिया ए, ठीक है, और उसके पार्टिकल्स जो हैं वो यहां पर हैं। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर एक और रिएक्टेंट डाल दिया बी के भी पार्टिकल्स हैं और इनकी ये आपस में रिएक्टिंग नेचर के हैं। ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात कर रही हूं तो जो भी इनका अपना तरीका है उसके अकॉर्डिंग ये आराम आराम से टक्कर मारेंगे, रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, नेचुरल स्पीड में हमारा जो है रिएक्शन चलती रहेगी। ठीक है, बट अगर मैं यहां से इसको हीट दे दूं, ठीक है, तो हीट दे रही हूं, हीट क्या है, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जैसे मैं इसको हीट दूंगी, ये जो भी पार्टिकल्स हैं ये धीरे धीरे क्या करेंगे, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। अब खुद की भी इनकी कुछ एनर्जी थी और मैंने जब टेम्परेचर दिया या बढ़ाया, ठीक है, या इसको हीट किया, तो इन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट में भी जो एनर्जी थी उसको क्या किया, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया। खुद की भी एनर्जी बाहर से भी मिल रही है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो के एनर्जी जो है इनकी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब टोटल एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी वाला पोर्शन जो है वो भी बढ़ेगा। तो जैसे ही ये पार्टिकल्स एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, आपको पता है क्या बढ़ जाएगा, मोशन। और जैसे इनका मोशन बढ़ेगा तो ये क्या करेंगे, और भी जल्दी जल्दी पहले के कंपैरेटिवली क्या करेंगे, और भी जल्दी जल्दी इधर उधर भागेंगे, इधर उधर टकराएंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे इफेक्टिव कोलिजन के थ्रू, और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन या प्रोडक्ट बनाएंगे। तो रिएक्शन की जो स्पीड थी, पहले भी रिएक्शन हो रही थी, बाद में भी रिएक्शन हो रही है, बट काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मोशन बढ़ गया। अब ये जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे और जल्दी जल्दी क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा जो रिएक्शन की स्पीड है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम इसको देखें तो आगे जाके ना आपका इसी चैप्टर में एक टॉपिक आता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अर्हेनियस इक्वेशन को ही हम लोग डिराइव करते हैं अलग अलग टेम्परेचर के लिए। वहां पे हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ एनर्जीज भी पढ़ते हैं। तो वहां पे हम ये चीज देखते हैं कि जैसे जैसे हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो रेट जो है वो हमें क्या मिलता है, डबल देखने को मिलता है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर के लास्ट में पहुंचेंगे। ठीक है, कि ग्राफ से देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हम जैसे जैसे 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डबल हो जाता है। ठीक है, बट अभी के लिए फिलहाल बस आपको इतना समझना है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स उन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं, उनका मोशन बढ़ता है, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है। इफेक्टिव कोलिजन हम उस कोलिजन को कहते हैं कि वो आप देखो, जरूरी नहीं कि दो पार्टिकल्स आपस में टकराएं तो वो प्रोडक्ट ही बनाएं। उनकी कुछ एक पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जब पार्टिकल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर या थ्रेशोल्ड से ज्यादा होती है तभी वो क्या करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन करके प्रोडक्ट बना पाते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे आगे, धीरे धीरे आएगा चैप्टर में। तो अभी के लिए फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मोशन बढ़ता है, कोलिजन बढ़ता है, प्रोडक्ट बनाएंगे जल्दी जल्दी, तो रिएक्शन की स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और जैसे जैसे हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेट जो है वो क्या हो जाता है, डबल। अब देखिए नेक्स्ट फैक्टर जो है जो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट।
क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो है वो भी रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करता है। अब देखिए, जैसे कि आपने ना 11th में एक रिएक्शन पढ़ी होगी, इसको अभी छोड़ो, 11th में आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी कि हम इथीन लेते हैं और उसमें हम लोग हाइड्रोजन डालते हैं, कैटलिस्ट लेते हैं हम लोग निकल, प्लाटिनम, पैलेडियम, और निकल वगैरह हम जब लेते हैं तो हमें हाई टेम्परेचर भी देना पड़ता है, ठीक है, रिएक्शन कराने के लिए। और फिर ये हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है, डबल बॉन्ड पे जाके जुड़ जाता है और क्या फॉर्म कर लेता है, अल्केन। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से इस रिएक्शन को देखो, अगर हम इस रिएक्शन में कैटलिस्ट ना डालें, ठीक है, अगर हम इस रिएक्शन में कैटलिस्ट को नहीं डालेंगे तो ये रिएक्शन जो है वो नहीं होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? देखो, डबल बॉन्ड स्टेबल है, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल ये भी स्टेबल है, तो जो चीज ऑलरेडी स्टेबल है वो क्यों अपने आप रिएक्ट करेगी? ठीक है, अब हमें, ठीक है, ये आपस में नहीं रिएक्ट करेंगे, बट हमें नीड है कि भाई हमें डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाना है, हमें हाइड्रोकार्बन जो है, अल्केन जो है वो चाहिए किसी प्रोसेस के लिए, या हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें उसकी जरूरत है, तो हम उनके बीच में रिएक्शन कराएंगे जो ऑटोमेटिकली अपने आप उतनी अच्छी स्पीड से रिएक्ट कर ही नहीं रही है या रिएक्ट करती ही नहीं है। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट हमारा वो सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है और खुद रिएक्शन में कंज्यूम भी नहीं होता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, अपने अंदर कोई क्वांटिटेटिवली चेंज वो नहीं आने देता है। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लैटिनम है, प्लैटिनम क्या है, कैटलिस्ट, ये क्या करेगा, अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब करेगा, AD। ठीक है, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है एड्सॉर्ब और एक होता है एब्सॉर्ब। ठीक है, एड्सॉर्ब जो है वो क्या होता है, हमारा सरफेस फिनोमिना, ये क्या होता है, सरफेस फिनोमिना, और एब्सॉर्ब जो है वो हमारा क्या होता है, बल्क फिनोमिना। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही, शॉर्ट में आप लोग सुन लो क्योंकि हम टॉपिक से थोड़ा भटक रहे हैं। ठीक है, पर फिर भी अब बात आ गई है तो आप सुन लो, क्योंकि हर चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नॉलेज जो है लेने से ही बढ़ती है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे कि सपोज हमारे पास हम एड्सॉर्ब की बात करें, तो एड्सॉर्ब क्या है, सरफेस फिनोमिना, कि जैसे ये जो प्लैटिनम है ये अपने सरफेस पे ही पार्टिकल्स को सिर्फ चिपकाएगा। ठीक है, और जो बल्क फिनोमिना होता है उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर तक इसके चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारा ये रिएक्शन हो रही है ये कौन से प्रोसेस के थ्रू हो रही है, एडसॉर्प्शन, AD। ठीक है, तो होता क्या है कि प्लैटिनम जो है ये क्या करता है, अल्कीन को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब करता है, और H2 को भी क्या करेगा, अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब करेगा, और इनके बॉन्ड को क्या कर देगा, वीक। ठीक है, और फिर क्या करेगा, इनके बीच में रिएक्शन करा देगा कि एक H यहाँ पे चला जाएगा, एक H यहाँ पे चला जाएगा, और अपने सरफेस से इनको डिटैच कर देगा, मतलब कि हटा देगा। ठीक है, तो अगर प्लैटिनम नहीं होता तो ये क्या रिएक्शन होती, ये रिएक्शन नहीं होती, और अगर होती तो बहुत ही एक्सट्रीमली रेट पे होती, स्पीड पे होती। पर इसने क्या किया, अपने सरफेस पे उन रिएक्टेंट को एड्सॉर्ब किया, उनके बॉन्ड को वीक किया, उनकी आपस में रिएक्शन कराई और उनको अपने सरफेस पे से रिमूव कर दिया। ये मैकेनिज्म भी आप जो है, आपका चैप्टर आएगा सरफेस केमिस्ट्री, वहां पे आप डिटेल में पढ़ोगे। तो इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रही थी कि कैटलिस्ट जो है वो हमारा क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होता। आपने ऑर्गेनिक के भी अगर मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे तो जब भी हम मैकेनिज्म करते हैं और रिएक्शन के, मैं हमेशा पहले स्टेप में लिखती हूँ कि एसिड है वो डिसोसिएट हो गया, फिर लोन पेयर अटैक कर रहा है या डबल बॉन्ड उस पर अटैक कर रहा है। हमेशा आप देखा करो कि उसके लास्ट में जो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है वो प्रोटोन को लेने या H+ को लेने वापस आता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कैटलिस्ट वैसा ही बन जाता है जैसा रिएक्शन के स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, फिफ्थ फैक्टर है हमारा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया
ऑफ द रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब देखो सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट पे ये कैसे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक पार्टिकल था जिसकी शेप इस तरीके की थी, ठीक है। अब सपोज इमेजिन करो कि ये क्यूब है, तो आप मुझे बताओ कि इसके कितने सरफेस हैं? 1 2 3 4, एक पीछे बैक वाला, एक फ्रंट वाला आगे, तो टोटल इसके कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं, ठीक है। अब ऐसे ना हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इमेजिन कर लो। तो अब ये क्या कर रहा है कि ये वाला जो पार्टिकल है ये इसके पास 6 फेसेस हैं, जिससे ये क्या कर सकता है? टकरा सकता है। ऐसे भी टकरा सकता है, 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 पीछे से भी टकरा सकता है, आगे से भी टकरा सकता है, ठीक है। तो इसके मतलब इमेजिन कर लो कि ये क्यूब है नहीं बट इमेजिन कर लो। तो इसके 6 फेसेस हैं जहां से ये अपने नेबरिंग वाले पार्टिकल या मॉलिक्यूल से टकरा सकता है, ठीक है। बट अगर मैं इस क्यूब को ब्रेक कर दूं या इस मार्कर को मैं छोटे पार्टिकल में तोड़ दूं, ठीक है, अब हमें क्या मिल जाएंगे? 2 छोटे छोटे क्यूब। बट अगर आप ध्यान से देखो तो इनका सरफेस एरिया जो है वो क्या हो गया है? बढ़ गया है। अब यहां पे कितने फेसेस हो गए? 6। यहां पे भी कितने फेसेस हो गए? 6। तो अब 12 फेसेस जो है, इसके 12 सरफेसेस जो हैं वो कोलिजन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पार्टिकल का साइज छोटा करते चले जाते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता चला जाता है, और ऑटोमेटिकली अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स की, और इफेक्टिव कोलिजन्स अगर बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। आपने नोटिस भी किया होगा कि अगर हमें जैसे सपोज मेरे को शिकंजी बनानी है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस शिकंजे के अंदर एक गुड़ का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है, और मैं उसको मिला रही हूं, वो थोड़ा सा टाइम लेगा घुलने में। अब मैंने क्या किया, 1 चम्मच चीनी डाली दूसरे ग्लास में, वो घुल जाएगी, पर गुड़ से या अगर आप कोई बड़ा टुकड़ा ले रहे हो तो उससे जल्दी घुल जाएगी, मतलब कम टाइम लेगी। अब मैंने क्या किया, उस चीनी की जगह बूरा ले लिया या चीनी को मैंने पीस दिया और मैंने पाउडर फॉर्म में मैं उसको पानी के अंदर मिला रही हूं, तो वो क्या करेगी, बहुत जल्दी घुल जाएगी। तो जैसे जैसे पार्टिकल का साइज छोटा होता चला जाता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। मेरा इस टाइम जो मैंने आपको एग्जांपल बताया है, यहाँ पे मैं रिएक्शन क्या करा रही हूँ, रिएक्शन ये है कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर घोलना है, मतलब डिसॉल्व करना है। चीनी को पानी के अंदर में डिसॉल्व करना चाहती हूँ, तो मेरी यहाँ पे स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रही है, जहां पे वो पाउडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा आप पार्टिकल का साइज छोटा करते चले जाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ाते चले जाएंगे, रिएक्शन की स्पीड जो है उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है, ठीक है। उसके बाद 6 फैक्टर है हमारा, प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या है? प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब देखिए बहुत सारी रिएक्शंस है ना, वो होती नहीं है, रूम टेम्परेचर पे नहीं होती है या फिर डार्क में नहीं होती है। तो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जिन्हें लाइट की जरूरत पड़ती है अपने आप को कैरिड आउट कराने के लिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें H2 + I2, ये रिएक्शन जो है ये लाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस जो लाइट के प्रेजेंस में होती है इन्हें कहा जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। इनको हम क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो 6th फैक्टर ये भी है, प्रेजेंस ऑफ लाइट, कि बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस जो हो नहीं रही होती या बहुत ही स्लो स्पीड में हो रही होती है, अगर हम उस रिएक्शंस को लाइट की प्रेजेंस में करा दें तो लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, ठीक है। तो हमने टोटल 6 फैक्टर्स पढ़े जो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं, और वो कौन कौन से थे? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पढ़ा, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट पढ़ा, और लास्ट में हमने कौन सा पढ़ा? प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये 6 फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेट लॉ, ठीक है। तो पीछे जो आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग
रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा, वो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो आपको मिल सकता है वो पेपर में, ठीक है, 2 नंबर में या 3 नंबर में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रेट लॉ। रेट लॉ पढ़ते के साथ ही इसी के अंदर शुरू हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमें क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो आपने रेट ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स किए थे और फैक्टर्स अफेक्टिंग किया वहां से क्वेश्चन आता नहीं है, वहां से भी आ सकता है, बट कंपैरेटिवली यहां से आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है कि यहां से भी आ जाए और वहां से भी आ जाए, ठीक है। तो रेट लॉ हम शुरू करते हैं। तो अभी तक अगर देखिए, हम रेट लॉ पे बाद में जाएंगे, इसकी डेफिनेशन को भी हम लोग बाद में समझेंगे। अभी तक आपने जो रेट पढ़ा, शुरू से हमने 2 चीजें बहुत अगर फोकस डालें तो हमने देखो सबसे पहले ना स्टार्टिंग में ये चीज पढ़ी कि रेट क्या है। तो हमने ना ये चीज पढ़ा था कि रेट जो है वो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चीज हमने पढ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ा तो हमने ये पढ़ा था कि कंसंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट की, है ना। हमने ये भी पढ़ा कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। बट होता क्या है कि ये सब चीजें ना हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं कि भाई रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, उतनी ज्यादा रिएक्शन होगी, उतना ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। बट जब हम रिएक्शंस के एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली हम जब रिएक्शंस का रेट निकालते हैं तो यहाँ पे एक और फैक्टर जो है वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ते जाओगे तो आपको ऑर्डर जो है वो और भी ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा, बट अभी के लिए फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ जिससे आप थोड़े से सेटिस्फाई हो जाओगे। ऑर्डर ना हमारी एक ऐसी चीज होती है जो एक्चुअल में हमको ये बताती है कि रिएक्शन की जो स्पीड है ना वो कितने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। जैसे कि हमारे पास जो ऑर्डर्स होते हैं ये हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे 0 ऑर्डर, तो 0 ऑर्डर का मतलब ये है कि रिएक्शन की स्पीड किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही। जब हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि रिएक्शन की स्पीड किसी भी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि उस रिएक्शन में रिएक्टेंट 1 हो, ऐसा भी हो सकता है कि उस रिएक्शन में रिएक्टेंट 2 हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उस रिएक्शन में रिएक्टेंट ढेर हो, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो रिएक्शन की जो स्पीड है या जो रेट है वो 2 रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो जब भी हम ऑर्डर की बात करते हैं, सबसे पहले तो ना आप ये चीज दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि ऑर्डर जो है ना वो हम कभी भी थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। हम हमेशा एक्सपेरिमेंट करके ही ऑर्डर निकाल सकते हैं, थ्योरेटिकली हम ऑर्डर कभी निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि यहां तक तो हम पढ़ते आए थ्योरेटिकली कि रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। पर एक्सपेरिमेंटली जब ये चीज करके देखी गई तो ये पाया गया कि एक और फैक्टर भी है जो रेट के को अफेक्ट, मतलब रेट पे डिपेंड करता है या अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो वो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की पावर से, ठीक है। तो एन जो है आप यहाँ पर एन आपका क्या चीज दर्शा रहा है या क्या बता रहा है, ये होता है ऑर्डर, ठीक है। अब जब हम यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारा एक रेट कांस्टेंट आता है के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। और ये क्या है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन। मान लो सपोज हमारे पास रिएक्टेंट है ए और बी और ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं सी, ठीक है। तो जब हम रेट लॉ लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे रिएक्टेंट की, तो हम क्या लिखेंगे, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा ऑर्डर ही है, ठीक है। आप उसको एन से भी लिख सकते हो, आप उसको अल्फा और बीटा से भी लिख सकते हो। अब के हमारा क्या है, यहाँ पे के हमारा होता है रेट कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन रख दूं यूनिटी यानी कि 1 मोल पर लीटर, ठीक है। अगर मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या रख दूं, 1 मोल पर लीटर, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, के,
ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेट कांस्टेंट क्या है या रेट कांस्टेंट से आप क्या समझते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि रेट कांस्टेंट हमारा वो रेट होता है जब हमारे हर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, यूनिटी, यानी कि 1 मोल पर लीटर। ठीक है। इसी रेट कांस्टेंट के हमारे और भी नाम होते हैं। इसे हम रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है। इसे हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है। और इसे हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इसके अलग अलग नाम हैं, पर आपको जो सबसे फेमस नाम मिलते हैं वो रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट मिलते हैं। सबसे ज्यादा तो आपको रेट कांस्टेंट ही मिलेगा। ठीक है। तो ये हमारी क्या है, रेट लॉ। ठीक है। अब देखो हम पढ़ते हैं इसके डेफिनेशन। रेट लॉ में इन्होंने क्या लिखा है कि इट इज द एक्सप्रेशन, ये वो एक्सप्रेशन होती है जो एक्सप्रेस करती है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को बता रही है इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लिखी है ना हमने मोलर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, विथ ईच टर्म रेज टू सम पावर, जिसमें हर टर्म की क्या है, कुछ ना कुछ पावर है, विच मे और मे नॉट बी सेम एज द सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अच्छा, इस पे मैं आऊंगी। तो कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू आपकी कुछ होती है ऑफ दैट रिएक्टेंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे ना ये जो चीज लिखी है मे और मे नॉट बी, ये बहुत काम की चीज है। हमेशा आपको ना ये चीज ध्यान रखनी है, नोट करके लिख लो और अच्छे से ना अपने दिमाग में इस बात को बिठा लेना कि ऑर्डर का कोई रिलेशन नहीं होता। ऑर्डर डज नॉट हैव एनी रिलेशन विथ द सोशियोमेट्री। जो भी आपकी सोशियोमेट्री है उससे ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई रिएक्शन है AA प्लस BB गिव CC प्लस DD, और मैंने यहाँ पे इस रिएक्शन का रेट लॉ निकाला। अब अगर A की पावर A आ गई या B की पावर B आ गई, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, कोइंसिडेंस है। ऑर्डर का और सोशियोमेट्री का आपस में कोई रिश्ता नहीं होता है। ठीक है, अगर वो आ गया है तो आप ये समझ लो कि कोइंसिडेंटली जो है वो आ गया है, अदरवाइज ऑर्डर का और सोशियोमेट्री का कोई रिलेशन नहीं होता। तभी यहाँ पे लिखा मे हो भी सकती है कोइंसिडेंटली एंड मे नॉट बी, हमेशा मतलब कोई रिलेशन नहीं रहेगा। अगर गलती से आ गया है ऑर्डर और सोशियोमेट्री की वैल्यू सेम तो वो क्या हो रहा है, बस एक कोइंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा आप याद रखना, ऑर्डर का कोई रिश्ता नहीं होता है सोशियोमेट्री से। ओके, तो रेट लॉ हमारी क्या है, रेट लॉ हमें ये बताता है कि जो भी रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, जिनकी कुछ पावर होती है, जो पावर उसका ऑर्डर बताती है। ठीक है, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, रेट कांस्टेंट के। अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी रख दें तो वही रेट जो है हमारा रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, और इसीलिए हम इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो आपसे पूछा जा सकता है ओवरऑल ऑर्डर, कि आप पूरी रिएक्शन का ऑर्डर बताइए, और एक आपसे पूछा जा सकता है कि आप ऑर्डर बताइए विद रिस्पेक्ट टू एनी रिएक्टेंट। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये रेट एक्सप्रेशन है, क्या है, रेट इज इक्वल टू K इंटू में A की पावर अल्फा B की पावर बीटा। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि आप बताइए ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, तो A के रिस्पेक्ट में अगर आपसे ऑर्डर पूछा है तो आप किसकी वैल्यू बताएंगे, आप बताएंगे अल्फा की वैल्यू। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि बताइए ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B, तो आप क्या करेंगे, किसकी वैल्यू बताएंगे, बीटा की। और अगर आपसे पूछा है कि बताइए ओवरऑल ऑर्डर क्या है, ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर के लिए आप लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू बताएंगे।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि आपको ओवरऑल ऑर्डर बताना है, जिसमें आपको बोल रखा है कि रेट है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर हाफ बी की पावर 3/2। ठीक है, इन्होंने ये आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखी है और आपसे पूछा है कि बताइए ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। तो ओवरऑल ऑर्डर के लिए आप लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा जब करेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या है, हाफ, और बीटा की वैल्यू आपकी क्या है, 3/2। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि ऑर्डर बताइए विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या बताते, हाफ। यहां पे पूछा जाता ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या बताते, 3/2। ठीक है, सिमिलरली इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट भी है, इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, एक है आपके पास a की पावर 3/2 और b की पावर है -1। अब आप जब ओवरऑल ऑर्डर निकालेंगे तो बताइए क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर 3/2 क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं ना, तो आप लिख लो अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की वैल्यू आपकी क्या है, 3/2, और बीटा की वैल्यू आपकी क्या है, -1। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया आपका ये 1/2। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए बताइए तो क्या है, 3/2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी बताइए तो क्या है, -1, और ओवरऑल ऑर्डर अगर पूछा है तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करके वैल्यू को बताएंगे। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स या फिर पावर टू विच कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स in the rate law equation are raised to express the observed rate of the reaction। तो ऑर्डर क्या है, जो भी आपने रेट लॉ लिखी है उसमें जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर है उसके सम को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने क्या कहा है, फॉर अ होमोजीनियस डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इनटू NO2 मतलब N2O5 है जो NO2 और O2 में डीकम्पोज कर रहा है, टूट रहा है। तो उसके लिए इन्होंने हमें रेट एक्सप्रेशन दिया है कि रेट हमारा इसके बराबर भी है। ये देखो रेट हमने निकालना सीखा था, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो क्या आएगा, माइनस, सोशियोमेट्री क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आएगी 1/2, और इसके लिए क्या लिखेंगे, चेंज के लिए डेल्टा लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट N2O5 अपॉन में डेल्टा T। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने कहा है कि रेट हमारा रेट लॉ के भी बराबर है। रेट लॉ क्या कहता है, रेट इज इक्वल टू के, फिर इनटू में हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उसकी पावर, उसका कुछ ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है फाइंड आउट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू N2O5। अब देखो इसमें तो आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, आपको वैसे देख के पता चल रहा है कि ऑर्डर आपका क्या है। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो रेट लॉ में क्या कहती है कि रेट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के, और इसकी पावर क्या होती है, कुछ ना कुछ होती है। आप अल्फा भी लिख सकते हो, आप एन भी लिख सकते हो। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, रेट कांस्टेंट के। अब इन्होंने बोला है कि आप हमें ऑर्डर बताओ, मतलब कि अल्फा की वैल्यू बताओ। अब यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या है 1, तो ऑर्डर क्या है आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी दिस। इन्होंने कहा है कि कोई हमारी रिएक्शन है जिसके लिए रेट लॉ हमारी ये है, और इन्होंने कहा है हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगा। ए पार्ट है अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ को डबल कर दें। ठीक है, तो बहुत आसान है ये, H+ को डबल करना है। तो देखो मैं क्या कर रही हूं, लिख रही हूं रेट इज इक्वल टू के, ऐसे का ऐसा ही रहेगा, NO2 माइनस भी ऐसे का ऐसा रहेगा, I माइनस भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और इन्होंने कहा है कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दो, मतलब कि ये क्या हो जाएगा 2H+ का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो वो क्या हो जाएगा 4, तो वो कहाँ आ जाएगा बाहर, और बाकी का सब कुछ कैसा रहेगा, वैसे का वैसा ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के NO2 माइनस की कंसंट्रेशन, I माइनस की कंसंट्रेशन और H+ की कंसंट्रेशन।
का स्क्वायर। तो जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो आपने क्या चीज नोटिस की कि H+ के कंसंट्रेशन को अगर हम ट्वाइस कर देते हैं तो रेट जो है वो कितने टाइम्स इंक्रीज कर जाता है हमारा, 4 टाइम्स। कुछ नहीं करना, बस H+ की वैल्यू को पुट कर दो, 2 का स्क्वायर करके उसको बाहर ले दिया और ये वाला और ये वाली इक्वेशन पूरी सेम हो गई। तो ये कितने टाइम्स बढ़ गया आपका, 4 टाइम्स। ठीक है, बी और सी पार्ट जो है वो आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर आंसर मैच करना। बी पार्ट में है कंसंट्रेशन ऑफ I- इज हाफ। तो कह रहे हैं कि I- को हाफ करना है। इसको देखते हैं, ये हमारी मेन है तो NO2- ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब कह रहे हैं कि I- को क्या कर दो, हाफ कर दो। तो मैंने लिखा I- का हाफ, ठीक है, और H+ का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, इस हाफ को आगे लिख देना है। ठीक है, तो हाफ को हमने आगे लिख दिया, बाकी सब कुछ आप वैसे का वैसा ही लिख दो। के NO2- की कंसंट्रेशन, I- की कंसंट्रेशन और H+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो गया, हाफ हो गया है, अगर हम I- के कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, हाफ। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ईच NO2- I- एंड H+ आर ट्रिपल्ड। मतलब ये सबके सब क्या कर दिए, ट्रिपल कर दिए। तो कर दो, रेट इज इक्वल टू के। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं। तो मैंने लिखा 3 NO2- 3 I- और 3 H+ का स्क्वायर। तो अब देखो 3 को बाहर ले आए, यहां से इस 3 को बाहर ले आए और यहां से देखो 3 का क्या है, स्क्वायर। तो 3 3 का क्या होता है, 9। तो ये आ गया आपका 9। बाकी का सब कुछ क्या रहेगा, सेम। तो लिख दो इसको, के NO2- की कंसंट्रेशन, I- की कंसंट्रेशन और H+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो 3 3 9 और 9 9 81। ठीक है, तो ये आपका कितने टाइम्स आ गया, 81 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरीके से आई थिंक आप क्वेश्चन करोगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ हमें टॉपिक जो है वो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज हाफ्ड व्हेन वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज डबल्ड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कह रहे हैं कि कोई गैसियस रिएक्शन हो रही है और कह रहे हैं कि उसका रेट जो है वो हाफ हो जाता है अगर उसका वॉल्यूम आप डबल कर देते हो। तो कह रहे हैं कि ऑर्डर बताओ। ठीक है, तो सब कुछ छोड़ दो, सबसे पहले ये सोचो कि आपको रेट लॉ क्या बताती है। तो देखो लिखो, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ हमें क्या बताती है, रेट लॉ हमें ये बताती है कि जो भी रिएक्शन का रेट है वो क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और उसकी पावर क्या होता है, उसका ऑर्डर। जब हम यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है, रेट कांस्टेंट के, और ये क्या बन जाता है, कंसंट्रेशन की पावर n। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर देते हैं। अब मान लो आपके पास जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट जो भी है गैस वो है A और ये आपको दे रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जब हम उसकी वॉल्यूम को क्या करते हैं, डबल, अगर हम वॉल्यूम को डबल करते हैं तो हमारा रेट जो है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, अब तो क्या आपको कॉन्सेंट्रेशन में और वॉल्यूम में कोई रिलेशन पता है, सोचो। हाँ होता है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है N/V, मतलब कि मोल्स बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली, मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब इन्होंने कहा है कि वॉल्यूम डबल हो रही है, तो वॉल्यूम डबल हो रही है मतलब बढ़ रही है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, उसकी आधी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम डबल का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन हमारी क्या हो रही है, हाफ। और ऑब्वियस सी बात है, कंसंट्रेशन हाफ हो रही है तो रेट तो होना ही था हाफ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम नई रेट लॉ लिखें तो हमारा रेट जो है वो क्या हो रहा है, हाफ, और के का के ही रहेगा और कंसंट्रेशन भी हमारा क्या हो रहा है, हाफ। ठीक है, तो अब इसकी पावर हमारी क्या है, n। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 माना था, इसको 2 मान लो और फर्स्ट इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो
सेकेंड से। तो फर्स्ट क्या है, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर n अपॉन में रेट बाय 2 इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन बाय 2 की पावर n। रेट से रेट कट गया, के से के कट गया, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कट गया, तो ये क्या आ गया 2 इज इक्वल टू 2 की पावर n ऊपर जाके। ठीक है, तो यानी कि आपके n की वैल्यू जो है वो क्या आ गई है 1। तो ऑर्डर क्या है इसका 1।